हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और अब इस लेक्चर में हम करेंगे बेटा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, कि एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। तो एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली दो तरह से होता है। वन इज थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, अनदर इज थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम से। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। कुछ एक इंट्रोडक्शन तो आपके पास जरूर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आवर हार्ट, हमारा दिल जो होता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन होता है। ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, पूरी बॉडी में घूम घूम के जो है वो चीजों को डिलीवर करता है। ब्लड वेसल्स वो क्लोज्ड ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर से फिर जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफर करता है। उसके बाद हार्ट जो है, हार्ट का एक इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि हार्ट थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर हो जाएगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले ब्लड, जो ब्लड होता है बेटा वो लिक्विड इन नेचर होता है, आप सबको पता है, रेड कलर का होता है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब हम एक एक करके इन चारों को जो है वो देखेंगे। सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर बाकी के सेल्स जो कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स इंटेंगल्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जिस लिक्विड के अंदर, उसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा बेसिकली जो है बेटा वो कलरलेस होता है और इसके अंदर जो है वो 90% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सम प्रोटीन्स, सम हॉर्मोन्स, फूड और ये सब इसके अंदर जो है प्लाज्मा के अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, सच इज यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आरबीसीज। आरबीसीज आर रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आपकी बुक में कॉर्पस्कल्स मेंशन है तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। इट इज, आप रेड ब्लड सेल्स भी लिख सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी लिख सकते हैं। जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज रेड कलर की क्यों होती हैं? आरबीसीज आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, रेड पिगमेंट विच इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। आरबीसीज का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर बेटा एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। Hemoglobin is actually the pigment which is responsible for carrying of oxygen। जो ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है उसके अंदर भी बेटा स्पेसिफिकली ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। और एक बारी में जो है वो एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कैरी आउट कर सकता है। आरबीसीज का लाइफ स्पेन जो है वो छोटा होता है बेटा फॉर अबाउट 4 मंथ्स, और उसके बाद ये रिन्यू होती रहती हैं। और जो रिन्यू होने का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एंड आरबीसीज आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को क्या भी बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। और उसकी फॉर्मेशन को बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। और जो आरबीसीज रिन्यू होती हैं बेटा, वो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हमारी कहाँ बनती हैं? बेसिकली बोन मैरो के अंदर बनती हैं। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। जो डब्ल्यूबीसीज हैं दीज आर कॉल्ड एज द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सैनिक इनको बोला जाता है, सोल्जर्स इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी आपको बताती हूँ। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल एंटर कर जाता है, फॉरेन मटेरियल का मतलब बेटा जो हमारी खुद की बॉडी का नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सांस ले रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज इन द एयर जो अंदर हम इनहेल कर लेते हैं, या फिर फूड के थ्रू जो है हम खाना खाते हैं, तो जो भी उसके फिर खत्म करने का काम करता है वो डब्ल्यूबीसीज जो है वो काम करते हैं। डब्ल्यूबीसीज एक्चुअली फॉर्म्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम समझते हो आप? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। कि जो हमारी बॉडी है वो डिजीज से कैसे फाइट करती है, कितनी हद तक फाइट कर सकती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करती है। दैट इज कॉल्ड एज आवर इम्यूनिटी।
तो जब भी ये क्या करता है, सबसे पहले पहचान लेता है दिस इज द फॉरेन सब्सटेंस, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो केमिकल्स रिलीज करता है, उसके अगेंस्ट जो है वो केमिकल रिलीज करता है विच आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज, जिनको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज बोला जाता है। तो एंटीबॉडीज are the chemicals which are released by WBC cells या white blood cells against the antigen. What is antigen? जो फॉरेन सब्सटेंस की अभी मैं बात कर रही थी बेटा, उसको एंटीजन भी बोला जाता है। तो WBCs आर बेसिकली व्हाट, सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो ब्लड है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर RBCs की जो है वो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होती है, उसके बाद WBCs की कंसेंट्रेशन होती है, फिर आते हैं प्लेटलेट्स। Platelets are responsible for blood coagulation. Platelets क्या काम करते हैं? Platelets are responsible for blood coagulation. Now what is blood coagulation? Coagulate का मतलब होता है बेटा coagulation. Coagulation का मतलब होता है क्लॉट्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल हमें इंजरी लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पर जो है वो क्या हो जाता है, अपने आप डेब्रिस बन जाता है। डेब्रिस मतलब वहां पर आपको सॉलिड सॉलिड सा जो सब्सटेंस है वो दिखेगा, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। तो वो जो सॉलिड डिपॉजिट होता है बेटा, उसको बोला जाता है डेब्रिस। उसको क्या बोला जाता है, डेब्रिस। प्लेटलेट्स जो है वो फिम्ब्रिन प्रोटीन के साथ मिलकर, याद रखना बेटा, प्लेटलेट्स जो है वो फिम्ब्रिन प्रोटीन के साथ मिलकर जो है वो ब्लड क्लॉट बना लेते हैं ड्यूरिंग द इंजरी। जब भी जहां भी कोई इंजरी होती है वहां पर प्लेटलेट्स अब पूरे ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहे हैं। सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल और यहाँ पर किसी तरह की इंजरी हो गई है जिसकी वजह से यहाँ से जो है वो ब्लड लीक आउट हो रहा है। तो अब इस ब्लड के साथ क्या भी ट्रेवल कर रहे हैं, प्लेटलेट्स भी ट्रेवल कर रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता लगा कि यहाँ पर किसी तरह की इंजरी है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्लड के अंदर जो है वो हमने पढ़ा भी, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, उसमें से एक फिम्ब्रिन प्रोटीन भी होती है। तो फिम्ब्रिन प्रोटीन्स के साथ एंटेंगल्ड होकर ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सपोज दिस इज प्रोटीन्स और इनके बीच में जो है वो प्लेटलेट्स एंटेंगल्ड होकर कंप्लीट उस जगह को जो है वो सील कर देते हैं और उस सॉलिड क्लॉट को बेटा बोला जाता है डेब्रिस। उस सॉलिड क्लॉट को क्या बोला जाता है, डेब्रिस। सो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन हो गया, दे परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर कहीं से इंजरी की वजह से ब्लड रिलीज हो रहा है तो उसको क्लॉट बनाने का, कोएगुलेट करने का काम करते हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। यहाँ पर आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं दे रही हूँ, आपको क्या लिखना है, डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंसेस जो है वो नोट डाउन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट कंपोनेंट इज ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जो है हमारे अंदर ऐसे नहीं होता है कि ओपनली जो है वो मूव कर रहा हो। हमारे अंदर जो ब्लड है वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर मूव करता है और उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेसिकली तीन तरह की होती हैं बेटा। वन इज वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको मैं दो टर्म बता देती हूँ। वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अदर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो प्योर फॉर्म में और इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जो कि अभी अभी लंग्स से होकर आया है और वहां पर किस चीज की, उस ब्लड में किस चीज की जो है वो कॉम्पोजिशन ज्यादा है सॉरी, उस चीज में ऑक्सीजन की जो है वो कंसेंट्रेशन ज्यादा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि जो उसके अंदर वो पूरी बॉडी से घूमकर आया है और वहां पर डीऑक्सीजनेटेड यानी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। इससे पहले थोड़ा सा आप माइंड में इमेज बना के और थोड़ा ध्यान से समझ के देखना बेटा।
कि जो हमारा ब्लड है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पर होता है, लंग्स के अंदर होता है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, एल्वियोलाई के अंदर होता है। तो एल्वियोलाई के अंदर जब ब्लड के अंदर क्या डिफ्यूज हो जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और फिर वो पूरी बॉडी के अंदर घूम के आता है। अब पूरी बॉडी के अंदर जब घूम के आता है बेटा, तो हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो उससे क्या होता है, वो ऑक्सीजन, तो वो उसको और ऑक्सीजन यूज करनी होगी क्योंकि बाकी की ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन में यूज कर चुका है जो उसके पास इनिशियली प्रेजेंट थी। तो वो ब्लड से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा और ब्लड में क्या रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। तो जैसे जैसे वो ब्लड पूरी बॉडी से घूम के आएगा, वो ऑक्सीजन तो सेल्स को देता जाएगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता चला जाएगा। फिर वो धीरे धीरे क्या बनता चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता चला जाएगा। और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, और वहां से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज हो जाएगी और ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है। उसके बाद ब्लड वेसल्स बेटा 3 तरह की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। सबसे पहले वेन्स क्या होती हैं, वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब आर्टरीज क्या होती हैं, देखो बेटा जो नॉर्मल हम कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज जो है बेटा, आर्टरीज, हर एक आर्टरीज का डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, सेल्स का नंबर छोटा होता है और बहुत ज्यादा नंबर में होता है। तो जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज छोटी छोटी जो है ब्रांचेस के अंदर टूट के फिर हर एक सेल को जो है वो ब्लड डिलीवर करती है। तो उन स्मॉल डायमीटर की जो वहां पर बन गई हैं ट्यूब्स, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, उनको बोला जाता है बेटा कैपिलरीज। और फिर ये कैपिलरीज अब हर एक सेल को जब क्या कर रही हैं, ब्लड दे रही हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही हैं, तो वहां से ये क्या भी कलेक्ट कर रही है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे जब ये वापस बन के हर एक सेल के पास जाके फिर वहां से वापस से एक सिंगल बन के क्या बना लेती हैं, वेन बना लेती हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैंने नीचे दिखाया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। सपोज दीज आर आवर बॉडी सेल्स, ये हमारे बॉडी सेल्स हैं और ये हमारी आर्टरी है। आर्टरी मतलब जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, मतलब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही है। तो आर्टरी से आ रहा है हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड, और फिर ये कैपिलरीज के नेटवर्क में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, हर एक सेल के पास पहुंच जाती है। फिर हर एक सेल इससे ऑक्सीजन तो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो आगे आगे अब इसके अंदर क्या ज्यादा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो गया और मिलकर उसने फिर क्या बना दी, वेन्स बना दी। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, arteries carry oxygenated blood, and capillaries are the network which forms due to the division of arteries and which again combines to form the veins. तो basically क्या हुआ कि जो arteries थी, arteries से बनी capillaries और फिर capillaries ने ज्वाइन करके क्या बना ली, वेन्स बना ली, जिसके अंदर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और आर्टरीज के अंदर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ ब्लड। बेटा इतना सब पढ़ने के बाद फंक्शंस आप अपने आप बता सकते हो कि जो है ब्लड क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है मतलब वेस्ट को रिमूव कर रहा है, फूड को वहां पर पहुंचा रहा है, हर जगह पर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हुए हैं। इसके अलावा जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था बेटा। व्हाट आर हॉर्मोन्स? Hormones are the chemicals which are released by endocrine glands, जो कि किससे रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं बेटा, ग्लैंड्स आर बेसिकली अ टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग समथिंग, कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर रिलीज कर रहा होता है। वो दो तरह के होते हैं, वन इज एंडोक्राइन एंड अनदर इज एक्सोक्राइन।
एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन होते हैं बेटा, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनकी डक्ट्स नहीं होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये ग्लैंड्स विद डक्ट होते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन को हॉर्मोन्स बोला जाता है, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इसका जिक्र मैंने आपको जब हमने डाइजेशन पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पर किया था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन को हम एंजाइम्स बोलते हैं, जो कि मेनली हमारी किस चीज में हेल्प करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ब्लड जो है वो हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी। हम जो होते हैं बेटा, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होता है। तो उस बॉडी टेम्परेचर को राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस वहां पर मेंटेन करके रखना भी किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ बेटा, यू हैव टू राइट डिफरेंसेस बिटवीन वेन्स एंड आर्टरीज। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताना भूल गई, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं, यानी आर्टरीज, सपोज दिस इज वेसल, जो इसकी वॉल होती है जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रहा होता है ब्लड, आर्टरीज की वॉल्स कंपैरेटिवली थिकर होती हैं एज कंपेयर टू द वेन्स। व्हाई? क्योंकि आर्टरीज को तो कंप्लीट बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करना होता है, तो प्रेशर ज्यादा होता है, उस प्रेशर को बेयर अप करने के लिए इसकी वॉल्स थिक होती हैं। और जो वेन्स होती हैं बेटा, उनको सिर्फ कैरी आउट करके लंग्स के पास ले जाना होता है, इतना ज्यादा प्रेशर वहां पर नहीं होता है, दैट्स वाई वो कंपैरेटिवली थिनर होती हैं। आई थिंक दिस लेक्चर इज ऑल क्लियर टू यू। नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे वो हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।